हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ADHD। ये उन बच्चों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है टर्म जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से नहीं होती है। लर्निंग में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। इम्पल्सिव का मतलब एकदम सडनली रिएक्ट कर जाना किसी चीज़ पे। कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, रेस्टलेस होते हैं बहुत, टॉकिंग भी बहुत इनअप्रोप्रिएट होती है, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बहुत इम्पेशेंट होते हैं और लैक ऑफ रिगार्ड होता है। तो इस सिचुएशन को, पूरी सिचुएशन को हम ADHD के अंदर डालते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इनअटेंटिव बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पाते किसी चीज़ में, बहुत हाइपर एक्टिव, मतलब बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। इनको किस तरह के सिम्टम्स होते हैं ऐसे बच्चों को? फेल टू क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स लीडिंग टू केयरलेस मिस्टेक्स। तो छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, इसलिए बार बार मिस्टेक्स करते हैं। हैविंग डिफ़िकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन टू टास्क और प्ले एक्टिविटीज़। तो जिन टास्क में अटेंशन की ज़रूरत है वो नहीं कर पाते हैं, जिस प्ले में अटेंशन की ज़रूरत है उस तरह के प्लेज भी नहीं खेल पाते हैं। हैविंग डिफ़िकल्टी इन लिसनिंग इज वॉट इज़ बीइंग सेड। जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान ही नहीं होता है इनका, बोल कुछ और, हम कुछ और बोल रहे होते हैं, वो कुछ और सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। हैविंग डिफ़िकल्टी फॉलोइंग थ्रू एंड कंप्लीटिंग होमवर्क असाइनमेंट। एक काम जो शुरू कर दिया उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हैविंग डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क, ऑर्गेनाइज टास्क नहीं कर पाते हैं। अवॉइडिंग टास्क दैट रिक्वायर्स स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है ना, थोड़ा सा ऐसा टास्क जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, स्ट्रेस लगता है, वो बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। लूजिंग मटेरियल दैट आर नेसेसरी फॉर द टास्क, अपने चीज़ों को खोना, उनको याद ना रखना कहाँ छोड़ के आ गए हैं। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बाहर ज़रा सी आवाज़ आई डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। शेड्यूल भूल जाते हैं डेली एक्टिविटीज़ का, क्योंकि कंसंट्रेशन बिल्कुल ही नहीं होती है, फोकस बिल्कुल नहीं होता है। हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव होते हैं, बहुत एक्सेसिव एनर्जी होती है इनके लिए, इनके अंदर रेस्टलेस होते हैं बहुत ज़्यादा। फिजिटिंग एंड स्कॉम्स इन सीट। फिजिटिंग और स्कॉम्स मतलब जैसे बैठे बैठे एक जगह पे कुछ ना कुछ करते जाना, हिलते जाना, चीज़ें हिलाते जाना। मतलब आप उनको शांत बैठे हुए कभी नहीं देखोगे बिना कुछ करते हुए। वो आपको हमेशा ही कोई ना कोई चीज़ छेड़ते हुए, अपने फिंगर्स या हैंड्स को मूव करते हुए, अपनी बॉडी को मूव करते हुए, हमेशा ही ऐसे अपनी एनर्जी लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लीव डेस्क और सीट इन द क्लासरूम एट इन अप्रोप्रिएट टाइम। जैसे क्लास चल रही है, बीच में उठ खड़े होकर चल पड़ेंगे, एकदम उठ जाते हैं। रन्स और क्लाइम्स इन सिचुएशन, मतलब कहीं पे भी जंप करना, कहीं पे भी क्लाइंब करना जहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अवॉइड एंगेजिंग इन क्वाइट लेजर एक्टिविटीज़। तो जो शांत एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बैठ के करना पड़ता है, जैसे बैठ के कोई बोर्ड गेम खेल रहे हो, बैठ के ड्राइंग कर रहे हो, वो सब तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ब्लर्ट्स आउट आंसर इम्पल्सिवली, कुछ भी बोल देते हैं इम्पल्सिवली। क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले। डिस्प्ले डिफ़िकल्टी वेटिंग इन लाइन एंड टेकिंग टर्न। लाइन में वेट करना और अपने टर्न के लिए वेट करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत एक्टिव रहते हैं ना, तो एक जगह पे नहीं खड़े हो पाते हैं। बट्स इनटू कन्वर्सेशन और अदर पीपल गेम इंटरप्टिंग और इंटरव्यू, और किसी के भी दूसरे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ में, अपने आप को पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं बिना उनसे पूछे। दीज सिम्टम्स मस्ट बी परसिस्टेंट एंड एक्सट्रीम टू द एक्सटेंट द स्टूडेंट कैन नॉट फंक्शन एडिक्वेटली। तो वही है, किसी किसी में तो ये सिम्टम माइल्ड होते हैं, जो धीरे धीरे आप उसको डिसिप्लिन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हो। कईयों में बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो डेली लाइफ के फंक्शंस भी नहीं कर पाते हैं। सो इट इज़ व्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर रेदर देन अ प्योर बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो इसको कह रहे हैं, ज़्यादातर इसको मेडिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला जाता है, रेदर देन के प्योर बिहेवियर प्रॉब्लम में नहीं डाला जाता। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में भी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, केमिकल इम्बैलेंस, मतलब इनके रीज़न बता रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं, कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। दो तीन चीज़ें होती है, पुअर डाइट, पुअर पेरेंटिंग, ये सब भी होता है। एनवायरनमेंट का भी असर होता है, हम
किसी भी डिसऑर्डर को टोटली जेनेटिक या टोटली बायोलॉजिकल रीज़न नहीं दे सकते। एनवायरनमेंट ख़राब होने से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है यंग एज में। फॉलोइंग इज वन सीक्वेंस फॉर असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। तो असेसमेंट और आइडेंटिफिकेशन की क्या सीक्वेंस है इसमें? एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड कलेक्टिंग रेटिंग स्केल्स फ्रॉम रेलिवेंट पर्सन। पहले तो आप उस तरह के रेटिंग स्केल्स लेके आओ जिसपे आप चेक करोगे कि उसके अंदर कितनी वो है, हाइपर एक्टिविटी है। रेलिवेंट रेटिंग स्केल। ओरिएंटिंग द फैमिली एंड द स्टूडेंट टू द इवैल्यूएशन। फिर फैमिली को और उस बच्चे को समझाना कि उसका इस तरीके से टेस्ट होगा। ज़्यादा रोल इसमें फैमिली को समझाने का है कि उसको पता हो कि उसका कैसे टेस्ट होगा, किस तरीके से क्या चीज़ चेक करी जाएगी। फिर इंटरव्यू लेना है स्टूडेंट का, उसके ऊपर कुछ टेस्ट उसके एडमिनिस्टर करने होते हैं, जैसे कुछ आईक्यू के टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस के टेस्ट होते हैं। कंडक्टिंग डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन भी करनी होती है कि वो स्कूल में और बाहर कम्युनिटी में, घर में किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है कि उसकी किस तरह वो मूव कर रहा है, कितनी देर वो बैठा है, कितनी देर वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी ज़रूरी है। पेरेंट्स का इंटरव्यू, क्योंकि घर में तो पेरेंट्स बता पाते हैं कि ज़्यादातर वो कैसे घर में रहता है। मेडिकल इवैल्यूएशन होगी और सारे डेटा जो भी कलेक्ट होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। गिविंग फीडबैक एंड रिकमेंडेशन, और फाइनली फिर रिकमेंडेशन मिलेगी कि किस तरह की ट्रीटमेंट जो है उस बच्चे को देनी है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में कौन इन्वॉल्व होता है? एक फिजिशियन होता है जो बताता है कि मेडिकेशन इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं होगी। फिर एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है जो उस बच्चे की करी जाती है, और उसमें उस बच्चे को बिठा के आराम से समझाया जाता है, उसको कोशिश की जाती है कि उसको अंडरस्टैंड किया जाए कि क्या चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है। कि इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ बच्चे जो हैं उसका ध्यान जो है उस पर लग सके जहाँ पे वो पढ़ रहा है। टीचर नीड टू परमिट स्टूडेंट्स टू मूव व्हेन नेसेसरी एंड वर्क वेयर दे कैन। तो मतलब उसको आप टोटली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप एक जगह उसको बांध के बिठा दो, थोड़ा बहुत उसको परमिशन दे देनी चाहिए मूव करने की, क्योंकि वो नहीं तो बहुत रेस्टलेस हो जाएगा। एजुकेशनल प्लानिंग अकम्प्लिश्ड मोस्ट इफेक्टिवली बाय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं इन बच्चों के लिए जो स्पेशली ADHD स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो इस तरीके से बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स भी अप्लाई की जाती हैं। तो यहाँ पे आपने ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने करके देखना है। हमने जितना पढ़ा है उसको देख के आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में मसल और बोन डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे, मसल एंड बोन डिसेबिलिटीज़। तो पहले इसमें क्या दिया हुआ है? सेरिब्रल पैल्सी। सो सेरिब्रल पैल्सी रेफर्स टू द लैक ऑफ मसल कंट्रोल एंड सेरिब्रल डिनोट्स ब्रेन। यहाँ कह रहे हैं इसमें पैल्सी का मतलब है मसल कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, और सेरिब्रल मतलब ब्रेन के थ्रू। तो ये ब्रेन का फंक्शन है सेरिब्रल पैल्सी। Disorder that affects movement and posture as a result of damage to those area of brain that control movement। तो नाम से पता चल रहा है कि ब्रेन के उस एरिया को डैमेज हो गया है जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इंजरी हो सकती है, या ऑक्सीजन डेप्रीवेशन, बर्थ के टाइम पे ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हो सकती है जब सिजेरियन होता है या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये डिसीज़ नहीं है पहली बात तो, इट इज़ नॉट अ डिसीज़, इट डज नॉट कम प्रोग्रेसिवली बिकम वर्स। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो ये और ख़राब होता जाएगा, और या फिर ये किसी और को इन्फेक्ट कर देगा, ऐसा भी नहीं है। हेरिडिटरी भी नहीं है ये। 3 टाइप की बताई हैं इन्होंने सेरिब्रल पैलिसी। एक होती है स्पैस्टिक। स्पैस्टिक में क्या बोला हुआ है कि हाइपोटोनिक फॉर्म करेक्टराइज बाय स्टिफ टेंस एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तो स्टिफ टेंस और पुअरली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं स्पैस्टिक में। फिर एथिटॉइड में क्या होता है? लो टोन फॉर्म है। ये हाइपरटोन मतलब बहुत ज़्यादा, लो टोन मतलब कम थोड़ा सा, जिसमें क्या होता है कि पर्पसलेस अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। मतलब
अपने आप मूवमेंट होती है मसल्स की, कंट्रोल नहीं हो पाती है, इनवॉलेंट्री है, कंट्रोल में नहीं होती है, और कंटोटेड पर्पसफुल मूवमेंट्स होती हैं। तो बहुत ही इसमें मूवमेंट बहुत कम होती है लेकिन पर्पसलेस होती है, या फिर कुछ पर्पसफुल मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। एटैक्सिक मतलब बैलेंस, करेक्टराइज बाय बैलेंस प्रॉब्लम, पुअर डेप्थ परसेप्शन और पुअर फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो इसमें एक तो डेप्थ परसेप्शन नहीं हो पाती, कितनी गहराई है इसका पता नहीं चलता। दूसरा फाइन और मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। तो फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि आपके जो छोटे मसल्स हैं फिंगर्स वगैरह उसको मूव करने में, या बड़े मसल्स हैं जो लेग्स एंड लिम्स हैं। मिक्स टाइप्स ऑफ सिम्टम्स कैन ऑल्सो, अगर मिक्स टाइप भी हो सकता है, इसमें से कह रहे हैं मिक्स टाइप के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। द प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद पुअर मूवमेंट एंड बैलेंस स्किल। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि एक तो मूवमेंट की प्रॉब्लम है, ऊपर जो दोनों बताई हुई है वो मूवमेंट की है, और बैलेंस की प्रॉब्लम है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि सेंसरी और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं कभी कभी सिम्टम्स में। ब्रेन इंजरी हो सकता है, और जो इससे रिलेटेड है वो बता रहे हैं, पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, इन सब से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है मूवमेंट की। टुगेदर विद रेगुलर मेडिकेशन एंड हेल्थ चेकअप, दीज चिल्ड्रन में ऑल्सो नीड स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शनल हेल्प एंड सम टेक्निकल इक्विपमेंट टू असिस्ट देम, बट टीचर्स इफेक्टिव स्ट्रेटजीज विल बी मोर रिक्वायर्ड। तो इसमें ये बताया हुआ है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए इस केस में। तो टीचर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज है, पहला दिया हुआ है कि टीचर शुड बी फैमिलियर टू द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट, द इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स, विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट कंडीशन स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम विल बी डिफिकल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि टीचर को पता होना चाहिए उसको किस टाइप की प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि कंप्यूटर का यूज़ परमिट होना चाहिए, कैलकुलेटर का यूज़ परमिटेड होना चाहिए, वॉचेस का, जैसे नॉर्मली एग्जाम्स में नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं होता है लेकिन इन स्टूडेंट्स के लिए ये सब चीज़ें परमिटेड होनी चाहिए ताकि इनकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑर्गेनाइज द फर्नीचर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, फर्नीचर कुछ इस तरह का हो जिसमें इन बच्चों को उठने बैठने में दिक्कत ना हो, या फिर जैसे रैम्प्स वगैरह बने हो व्हील चेयर के लिए, या स्टैंडिंग बोर्ड, कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ें जो इनके पर्टिकुलर नीड से रिलेटेड हो। पेस द लेसन सो दैट स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी कैन हैव अ रेस्ट टाइम बिटवीन लेसन्स। तो जैसे बीच में रेस्ट का टाइम होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी है वो इतना फास्ट नहीं लिख पा रहा है, तो उस तरीके से स्पीड भी उसकी कम होनी चाहिए टीचिंग की। फिर है इंश्योर दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द डायरेक्शन वेल। तो हर केस में ही ये वैलिड है कि स्टूडेंट जो है वो सब समझ जाए, इस चीज़ को इंश्योर करना है। हैव द स्टूडेंट्स डू असाइनमेंट दैट आर नेसेसरी। तो उतने ही असाइनमेंट्स इनको दिए जाएं जो बहुत ज़रूरी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या एक्स्ट्रा ड्रिल की ज़रूरत नहीं है। काउंसलर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कैन बी अप्रोच। तो जैसे हर स्कूल में काउंसलर होते ही हैं, तो इस केस में भी काउंसलर को साथ साथ में उसकी हेल्प लेनी भी ज़रूरी है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ दी हुई है, अवॉइड मेकिंग कंप्लेंट्स टू द फैमिली। इस केस में आप प्लीज़ फैमिली को कंप्लेंट्स ना करें, क्योंकि वो खुद इस चीज़ से अभी थोड़ा सा निकल रहे होते हैं कैसे उसको हैंडल करना है। फिर आते हैं हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स। इसमें तो सेंसेस इम्पेयरमेंट है, जैसे हियरिंग हो गया या विजन हो गया। तो कुछ बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते ढंग से या देख नहीं पाते हैं, इंजरी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। हियरिंग लॉस इज मच कॉमन देन ब्लाइंडनेस। कह रहे हैं कि हियरिंग लॉस ज़्यादा कॉमन है ब्लाइंडनेस से। वैसे तो आजकल देखा गया है कि बच्चों की आई साइड वीक भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। आपको दिखता ही होगा कि आजकल तो बहुत छोटी एज में भी बच्चों को स्पेक्स लगे होते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले तो खाली हमें दिखता था कि बड़े लोगों को ही स्पेक्स लगते हैं, बहुत कम होता था जो यंग एज में भी दिखता था। बट आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पेक्स भी लगे होते हैं। तो मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड एरिया ऑफ डेवलपमेंट फॉर अ पर्सन हु इज हियरिंग इम्पेयर्ड इज द कॉम्प्रीहेंशन एंड यूज ऑफ ओरल लैंग्वेज। अब जिसके हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आएगी? लैंग्वेज लर्निंग में, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो हम सुन सुन के समझते हैं, सुन सुन के सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। तो उस चीज़ में उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है।
It is difficult to measure such children on intellectual abilities. इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में इनको मेजर करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं ना, उनको डिज़ाइन करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. 5 बेसिक ऑप्शंस क्या हैं जिनको लर्निंग इम्पेयरमेंट है इस तरह के स्टूडेंट्स को? फुल टाइम प्लेसमेंट इन अ रेगुलर क्लासरूम, पार्ट टाइम प्लेसमेंट इन अ रेगुलर क्लासरूम एंड पार्ट टाइम प्लेसमेंट इन अ स्पेशल. या तो पूरा ही रेगुलर क्लासरूम में हो, या फिर पार्ट टाइम रेगुलर में हो, या पार्ट टाइम स्पेशल एजुकेशन में हो. स्पेशल क्लास प्लेसमेंट इन अ रेगुलर स्कूल, या रेगुलर स्कूल हो लेकिन उसमें क्लास एक स्पेशल हो. सेपरेट डे प्लेसमेंट हो सकती है, या सेपरेट रेजिडेंशियल स्कूल प्लेसमेंट. ये 5 ऑप्शन है कि इनको किस तरीके से आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर हियरिंग लॉस है या दिख नहीं रहा है तो नॉर्मल बच्चों के साथ इनको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो अगर नहीं हो पा रही है तो फिर पार्ट टाइम कर दो दोनों को, एक दिन स्पेशल एजुकेशन लेगा, एक दिन नॉर्मल. या फिर स्पेशल क्लास बना दो जिसमें इस तरह के बच्चे हों, जिनको आप फिर किस तरह के टूल्स यूज़ करोगे जो उनको हेल्प करें पढ़ने में. या सेपरेट डे स्कूल में एक रखा जाए इन स्टूडेंट्स के लिए. तो मतलब बहुत अलग अलग टाइप के ऑप्शंस देखने पड़ते हैं. एकेडमिक करिकुलम इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन मेथड अलग होते हैं. ये नहीं है कि इनका करिकुलम अलग है, करिकुलम वही होता है, लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग होता है उसको समझाने का. ओरल अप्रोचेज शुड एम्फेसाइज ओरल लैंग्वेज एज अ मीन्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओरल अप्रोच यूज़ करनी चाहिए कुछ समझाने के लिए बच्चों को, लेकिन जैसे जिनको प्रॉब्लम है सुनने में, उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हो? पहली चीज़ तो आप उनको हियरिंग एड्स लेके दे सकते हो. हियरिंग एड्स होते हैं ना जो मशीन कान में लगाते हैं जिससे उनको सुनाई दे जाए. प्लस साथ में आप उनको ज़्यादा यूज़ करो विजुअल का, साइन लैंग्वेजेस यूज़ करो, विजुअल्स का यूज़ करो, उनको विजुअल्स दिखा के, क्योंकि उनको हियरिंग में प्रॉब्लम है. और ये भी बोला जाता है कि जैसे जो बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनके सामने अगर टीचर पढ़ा रही है तो वो उसकी लिप मूवमेंट एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे लिप मूवमेंट कैच करते हैं. तो टीचर को सामने खड़ा होना है बिल्कुल, उसको टीचर नज़र आनी चाहिए, और जब वो बोल रही है तो उसके लिप मूवमेंट कैच कर पाए वो, तब वो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं. तो साइन लैंग्वेज हो गया, नॉन ओरल मीन्स हो गया, इन बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हो. और ऑडियो वर्बल ट्रेनिंग दे सकते हैं. ऑडियो वर्बल हो गया, जिनके विजन में प्रॉब्लम है उनको आप ऑडियो ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए आप ऑडियो ज़्यादा यूज़ करोगे. ठीक है. स्पीच रीडिंग हो सकता है, क्यूट स्पीच हो सकता है. क्यूट स्पीच होता है जैसे कोई हिंट देना किसी को, उस टाइप से. फिंगर स्पेलिंग, टोटल कम्युनिकेशन. तो ये आपको देखना पड़ेगा किस तरह की इम्पेयरमेंट है, उसके हिसाब से किस तरीके से बच्चे को आप अंडरस्टैंड करवा सकते हो. इसमें कुछ मेथड्स बताए हुए हैं कि क्या कर सकते हो आप, जैसे कि इफ इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर एक पर्सन होता है जो बच्चे को सारा जो भी पढ़ने वाला है वो लेसन, वो क्लास से पहले उसको उसके साथ डिस्कस कर लेता है आके कि आज ये पढ़ाई होगी, उसमें मैम ये डिस्कस करेंगी. तो इंटरप्रेटर यूज़ कर सकते हो. दूसरा ये है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो आप बच्चे को फेस करो, ना कि ब्लैक बोर्ड को फेस करना है, अपने बच्चे की तरफ फेस करना है. वीडियो टेप्स का यूज़ ज़्यादा करो, अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो साइन लैंग्वेज का यूज़ करो. एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ लिखी है, वियर क्लोथिंग दैट कॉन्ट्रास्ट विद योर स्किन कलर. तो कुछ इस तरह की क्लोथिंग होनी चाहिए कि आपके स्किन कलर को कॉन्ट्रास्ट करे, उसमें मर्ज ना हो, ताकि आपके हैंड और जेस्चर्स उसको क्लियरली नजर आए. और हैव अ सिस्टम इन प्लेस फॉर आइडेंटिफाइंग क्यूज इन स्कूल दैट आर ओनली कन्वेड बाय साउंड. तो कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे बेल होती है, जैसे बेल बजती है किस चीज़ के लिए? लंच के लिए. ऐसे ही हर चीज़ के लिए साउंड सिस्टम होना चाहिए, बेल का सिस्टम होना चाहिए, फायर अलार्म, इस तरह की चीज़ें. इंटरकॉम होता है जिसमें अनाउंसमेंट होती है. बी वेयर ऑफ द एक्सट्रेनियस नॉइज. नॉइज़ नहीं आनी चाहिए क्लासरूम में, बाहर से बहुत नॉइज़ आएगी, डिस्ट्रैक्शन होगी तो वो नहीं पढ़ पाएंगे. उनको फ्रीली मूव करने देना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए. कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको एनकरेज करना चाहिए. क्लास में बहुत लाइट होनी चाहिए ताकि उनको क्लियर नहीं नजर आए, आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए टीचर का. विजुअल इम्पेयरमेंट में जो बच्चे ब्लाइंड हैं, एक तो उनको मैग्नीफाइंग ग्लास आप दे सकते हो. एक चीज़ और करते हैं स्कूलों में, क्या करते हैं, जैसे उनको लार्जर प्रिंट के पेपर देते हैं. जो बुक्स होती है उनमें उनके प्रिंट बड़े होते हैं. इवन एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन पेपर देते हैं उसमें बड़ा बड़ा प्रिंट होता है.
नीड ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड एकेडमिक स्किल्स, इसके लिए क्या करें, मैक्सिमम यूज ऑफ विजन, डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग मोड, एकेडमिक सपोर्ट, लिसनिंग स्किल्स, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कम्युनिकेशन स्किल में हैंड राइटिंग, क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट है तो रिटन मैसेजेस या ब्रेल राइटर यूज़ हो सकता है। स्टाइलस यूज़ कर सकते हो आप, जो कंप्यूटराइज्ड उसमें यूज़ होता है राइटिंग के लिए। कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं। सोशल इमोशनल स्किल में नॉलेज ऑफ सेल्फ, नॉलेज ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में। मोटर स्किल्स में उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, सेंसरी मोटर स्किल्स में सब कुछ आ जाएगा। तो ये इस तरह की इम्पेयरमेंट्स होती हैं जिनको, उनको ये सारी स्किल्स आपने डेवलप कराने होते हैं। डेली लिविंग स्किल्स में किस तरह से पर्सनल हाइजीन रखना है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, यूज़ ऑफ टेलीफोन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो नॉर्मली बच्चे सीख ही जाते हैं देख देख के, लेकिन जो जिनको इम्पेयरमेंट होती है उनको थोड़ा सा इसमें असिस्टेंस चाहिए होती है। रोल ऑफ टीचर अगेन क्या है इसमें, टीचर शुड एलिमिनेट द क्लटर इन द क्लासरूम सो द स्टूडेंट्स कैन मूव विदाउट हर्डल्स। क्लास में अगर बहुत चीज़ें गिरी हुई हैं, नीचे क्लटर हो रखा है, वो सब साफ करवा दे ताकि बच्चा गिरे ना किसी चीज़ से टकरा के। एक क्लासरूम का मैप हो सकता है जो क्लास में लगाया जा सकता है, और थोड़ा सा ये ध्यान दिया जाए कि मूवमेंट ईजी हो। कंप्यूटर यूज़ करने दिया जाए बच्चों को, ब्रेल प्रिंटर यूज़ हो सकता है। टीचर को भी ब्रेल कैसे यूज़ करना है ये लर्न कर लें तो ज़्यादा बेटर है, टीचर को भी अगर आता हो तो, क्योंकि अगर वो इस तरह के बच्चों के साथ डील कर रही है तो उसको आना चाहिए। स्टूडेंट्स डू नॉट स्पेल वर्ड्स इन लेटर टू लेटर कॉरस्पॉन्डेंस विद इंग्लिश। अदर स्टूडेंट्स कैन रीड असाइनमेंट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, दूसरे बच्चों की हेल्प आप ले सकते हो असाइनमेंट्स वगैरह उनसे रीड करवाने में। रिकॉग्नाइज दैट सम वोकैबुलरी वर्ड्स mean nothing to a person who has never seen them। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जैसे वोकैबुलरी वर्ड्स अगर उन्होंने कभी ऐसे देखे नहीं है तो उनके लिए नए भी हो सकते हैं, तो कभी आप इससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये कैसे नहीं पता इनको। इफ द स्टूडेंट हैज विजन, यूज लार्ज प्रिंट विद लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट सच एज ब्लैक लेटर, येलो पेपर। तो ये सारे मेथड्स एक टीचर यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं आप। फिर आता है आपका गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। अब ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है यहाँ पे। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत ही जीनियस टाइप के होते हैं। तो लुई टर्मन ने इनके ऊपर स्टडी करी थी कुछ बच्चों के ऊपर, जिसमें उन्होंने उन बच्चों को लिया था जो बहुत ही जीनियस वाली रेंज में आते हैं। जीनियस रेंज में आने का मतलब है कि इनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत हाई होता है। तो इनकी जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत हाई होती है। कोई सर्टेन एकेडमिक एप्टीट्यूड होता है इनका, जैसे कोई मैथ में बहुत अच्छा हो या कोई साइंस में बहुत अच्छा हो। क्रिएटिव और प्रोडक्टिव थिंकिंग होती है कईयों की, कोई नई चीज़ें डिस्कवर करने से। साइंटिस्ट वगैरह की बहुत हाई इंटेलिजेंस होती है, वो नई चीज़ें डिस्कवर करते रहते हैं। लीडरशिप एबिलिटी बहुत हाई हो सकती है, या विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत हाई हो सकते हैं, म्यूज़िक में, डांस में, ड्रामा में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। साइकोमोटर एबिलिटी, तो हर तरीके से गिफ्टेड हो सकते हैं, हर तरीके से टैलेंटेड हो सकते हैं। ऑप्शन फॉर एजुकेटेड गिफ्टेड चिल्ड्रन इंक्लूड अर्ली एडमिशन टू स्कूल, एक्सेलरेशन एंड एनरिचमेंट। तो इनको अगर आप और इनकरेज करना चाहते हो तो उनकी एडमिशन थोड़ा जल्दी स्कूल में कराओ, और अगर ये अच्छे नंबर ला रहे हैं, जल्दी समझ रहे हैं, तो फटाफट उनको जंप करवा सकते हो आप क्लासेस, स्कूलिंग जल्दी ख़त्म कर सकते हो। उनकी करिकुलम और एनरिच कर सकते हो, और ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हो जो एक करिकुलम में उससे कहीं ज़्यादा। इनको ना, इन बच्चों को सोशल एडजस्टमेंट में लिखा हुआ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये थोड़े से फास्ट होते हैं ना, दूसरों से ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो ये क्लास में बोर फील करते हैं क्योंकि इनको जल्दी समझ में आ जाती हैं चीज़ें। और कई बार क्या होता है कि ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होने से कई बार बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप हो जाता है, तो उस वजह से सोशली जो है इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, सोशली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से सोसाइटी में वो मर्ज होके रह सके, ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाना है।
एनरिचमेंट इन अटेम्प्ट टू ब्रॉडन अ चाइल्ड नॉलेज बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स। तो एनरिचमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि नए तरीके से, नए नए मेथड से उसको चैलेंज कर सकते हैं। नए नए, जैसे मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो उसको आप और डिफ़िकल्ट चैलेंजेस दे सकते हो, क्वेश्चंस दे सकते हो, जिसमें वो और इन्वॉल्व होके और ज़्यादा बेटर हो पाए। इस तरीके से आप उसकी स्टडी को और एनरिच कर सकते हो। टीचर का रोल क्या है इस केस में कि शुड रेडिली प्रोवाइड रिसोर्स मटेरियल्स लाइक रेफरेंस। तो इन बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके उतना रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड कराओ, रेफरेंस बुक्स बताओ, कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए हेल्प करो। अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट बीइंग टॉट। तो बच्चों को अलाउ करना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्स्ट्रा रिसर्च करने के लिए इनको टॉपिक्स देने चाहिए, ताकि, क्योंकि ये करते हैं, इनके अंदर इंटरेस्ट भी होता है, इनके अंदर कैपेबिलिटी भी होती है करने की। डाइवर्जेंट थिंकर शुड बी अलाउड टू स्पीक एंड ऐड टू द। डाइवर्जेंट थिंकर वो होते हैं जो अलग अलग तरीके से सोच लेते हैं, एक ही चीज़ के बहुत सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। उनको अलाउड होना चाहिए क्लास में बोलने के लिए, डिस्कस करने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए। इनको क्लास में बोलने के लिए बुलाना चाहिए, सबके सामने बुलाना चाहिए, क्लास में आके बोलो, अपना व्यू पॉइंट बताओ, और एनकरेज करने चाहिए। नए आइडियाज़ जब ये लाते हैं तो उसको एनकरेज करना चाहिए। एडवांस क्लासेस में जाने की परमिशन होनी चाहिए। एडवांस मतलब सपोज उसको लगता है कि वो जिस क्लास में है उसको सब कुछ आता है, वो नेक्स्ट क्लास का कर सकता है, तो उसको जंप करने की परमिशन होनी चाहिए क्लास। लाइब्रेरीज वगैरह का रीडिंग मटेरियल एक्सेस करने की परमिशन देनी चाहिए इन बच्चों को। अगर आर्टिस्टिक टैलेंट है तो उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और ज़्यादा। तो इस तरीके से इन बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके उतनी एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। फिर आता है लास्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कैसे ये सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। During the past few centuries, schooling and education, the exceptional children have seen a movement of inclusion with the children with problem. तो अब हमने देखा कि इंक्लूसिव क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चे साथ में ही बैठ के पढ़ते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। तो कुछ टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है कि आपने उनको अलग नहीं पढ़ाना है, उनको नॉर्मल एनवायरनमेंट में ही पढ़ाना है, बेशक मेथड अलग हो पढ़ाने के, सेम क्लासरूम सेम सेटिंग्स में, ताकि उनके दोस्तों के साथ वो पढ़ सकें। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल। तो इसका मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सबको, ये नहीं लगना चाहिए कि हम अलग हैं किसी वजह से या हमें अलग ट्रीटमेंट मिल रही है। Assumption behind the integrated schooling is that of the refining instructional procedure to such a limit that they can be made suitable to each and every student need. ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि वो अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम जो हैं, जो पढ़ाया जाता है, उसको उस तरीके से बना सके कि वो हर बच्चे को के नीड को सूट करे, इंडिविजुअलाइज्ड नीड को सूट करे। सेकेंडली, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन लर्न and are educated with normal children, their needs may be fulfilled by an individualized instruction program. तो जब वो साथ में पढ़ते हैं दूसरे बच्चों के, तो उनको अलग से एक उनके लिए जो बने हुए प्रोग्राम है वो भी उनको प्रोवाइड करने चाहिए। टीचर मस्ट बी सेंसिटिव टू द एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन एंड ट्रेन टू अटेंड वेरियस प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रन। तो टीचर का बार बार रोल क्यों बताया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे अब स्कूल की बात हो रही है, तो स्कूल में टीचर को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए इन बच्चों को लेकर, मतलब हर एक बच्चे की नीड को लेकर होना चाहिए कि उसकी क्या एबिलिटी है, क्या डिसेबिलिटी है, और किस हिसाब से उसको ट्रेनिंग देनी है। तो यहाँ पे आपका यूनिट 4 और ब्लॉक 2 ख़त्म हो गया है। अब ब्लॉक 3 पे हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।